हेलो गुड मॉर्निंग। जीएसएन इन्वेस्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का सेक्टर। और जब भी हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बोलते हैं, ब्रॉडली मार्केट इसको एक सिंगल नज़रिए से देखता है। तो आज हम इस मिथ को डिस्पेल करने वाले हैं। और विद इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आपके किस टाइप के क्लस्टर्स हैं और किस टाइप के फर्म्स हैं, और उनको आप किस तरीके से देख सकते हैं फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, उसके ऊपर हम इस वीडियो में नज़र डालने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ब्रॉडली अगर मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक का यूनिवर्स देखूं, तो उसको मैं तीन मेजर बकेट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला है, मान लिया आपका एयू स्मॉल फाइनेंस टाइप है, जो बहुत बड़े स्केल का है। 1 लाख करोड़ प्लस के एडवांसेस है उसके पास। और उसका वैल्यूएशन मल्टीपल भी काफ़ी हायर एंड पे है, राइट। तो देर इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हु वुड वांट टू, जो उस टाइप के सेक्टर में और जो टाइप के फर्म में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। बट जब हम और आप जैसे लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, हमको थोड़ा ऐसे फर्म्स में करना है जिनका ग्रोथ ट्रैजेक्टरी यहाँ से भी काफ़ी अच्छा रह सकता है, और जहाँ पे थोड़ा री रेटिंग का भी पॉसिबिलिटी है, राइट। तो वो दोनों को जब हम नज़रिए में रखते हैं, तो हमारे दो और बकेट्स बच जाते हैं। एक रहे आपके, मान लीजिए 0.8 to 1x प्राइस टू बुक वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, जिसमें आपके उत्कर्ष, सूर्योदय, ESEF टाइप के स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आते हैं, राइट। इन टाइप के बैंक्स में काफ़ी, तो इनका स्केल अभी रिलेटिवली छोटा है। मान लीजिए कि 20,000 करोड़ AUM के नीचे वाले बैंक्स है ये। और इनका अभी चैलेंज ये है कि इनका जोग्राफिकल कंसंट्रेशन काफ़ी है, राइट। तो एक दो स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इनका एक्सपोजर है। प्लस इनका अनसिक्योर्ड साइड पे बहुत एक्सपोजर है, राइट। एंड जैसे हमने देखा 2025 का जो साइकिल था, अगर आपका अनसिक्योर्ड साइड पे बहुत एक्सपोजर रहेगा, MFI साइड पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहेगा, तो इन अ डाउन साइकिल आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, राइट। और अगर इनके आप GNP नंबर्स देखोगे ओवर द लास्ट ईयर और सो, सारे 7 के ऊपर है, राइट। 7, 7.58 सारे उस रेंज में है, विच इज़ नॉट द काइंड ऑफ क्रेडिट क्वालिटी जो आप एक अच्छे लेवरेज इंस्टीट्यूशन में एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। तो एक हमारा निकल गया ड्यू टू द हायर बैंड ऑफ स्केल प्लस वैल्यूएशंस। ये निकल गया ड्यू टू काइंड ऑफ कंसर्न्स अराउंड क्वालिटी है वो। तो जो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स मान लीजिए एकदम बाय एंड होल्ड टाइप्स परपेचुअल वाले लोग हैं, वो एक चीज़ में देख सकते हैं। जिनको टर्न अराउंड खेलना है, वैसी वाली अपॉर्चुनिटीज़ खेलनी है कि आप 10 पैसे का चीज़ 1 रुपये में बेचो, अगर चल गया टाइप्स, वो एक और बकेट देख सकते हैं। बट मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स जो हम आप जैसे हैं, वो एक रीजनेबली प्राइस्ड काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जो रीजनेबल वैल्यूएशन पे है विथ गुड ग्रोथ पोटेंशियल, गुड री रेटिंग पोटेंशियल, राइट। तो इसके लिए हमको मान लीजिए 1.3x टू 1.5x वाले रेंज के बुक में दो ठीक ठाक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स मिलते हैं, जो है जना और उज्जीवन, राइट। तो बिफोर हम इस एपिसोड में आगे बढ़े, एक डिस्क्लेमर। तो मैं सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। जो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, राइट। हम बस आपको सेक्टर का एक्सपोजर देने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्टर का अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी मैं स्टॉक्स डिस्कस करूँ, हो सकता है मेरा उसमें पोजीशन हो। मेरे 100 से ज़्यादा HNI क्लाइंट्स हैं, उनका भी स्टॉक्स में पोजीशन हो सकता है, राइट। तो प्लीज़ किसी चीज़ को एज अ इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना ले, इस वीडियो को प्योरली एज अ एजुकेशनल रिकमेंडेशन ले लीजिए, ठीक है। तो जब हमने दो बिजनेसेस डिसाइड कर लिए, जहाँ पे आपने नोटिस कर लिया कि आपका एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, और इवन फ्रॉम अ वैल्यूएशन बैंड पॉइंट ऑफ व्यू, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन पर नहीं हो, ना ही आप बिकॉज ऑफ वेरी बैड क्वालिटी बहुत सस्ते में मिल रहे हो, राइट। तो इनमें फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि इसमें फिर आप डीप डाइव करके एक बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढें। और इसमें फिर आगे क्या क्या चीज़ें हमको देखनी चाहिए, राइट। तो जब भी आप किसी भी NBFC को देखिए, उसको देखने से पहले आप उसका AUM मिक्स देख लीजिए, राइट। कि उसका MFI का एक्सपोजर ज़्यादा है, या उसका हाउसिंग फाइनेंस का एक्सपोजर ज़्यादा है, या उसका ऑटो लोन्स का एक्सपोजर ज़्यादा है, या उसका गोल्ड लोन्स का एक्सपोजर ज़्यादा है, राइट। और ये हम किस लिए देख रहे हैं? क्योंकि इंडिया में बाय द वेरी नेचर ऑफ द टाइप ऑफ एसेट, आपका क्रेडिट कॉस्ट का एक रेंज बन जाता है, राइट। तो अगर मैं गोल्ड NBFCs देखूँ,
गोल्ड भी एनबीएफसी थ्रू द साइकिल, आपका अच्छा साल हो, बुरा साल हो, एकदम बुरा साल हो, थ्रू द साइकिल आपका क्रेडिट कॉस्ट 0.2, 0.25, 0.3 के रेंज के ऊपर टिपिकली जाता नहीं है फॉर अ गुड गोल्ड एनबीएफसी, राइट। सिमिलरली फॉर अ हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी आपका थ्रू साइकिल क्रेडिट कॉस्ट का रेंज विल बी मान लीजिए 0.5, 0.6 के आसपास, राइट। तो ये हमारे प्रिफर्ड एसेट क्लासेस होते हैं किसी भी एनबीएफसी में इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। क्योंकि मेरे को पता है बुरे साइकिल में भी ये आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देंगे। और इंडिया में बिकॉज इट्स अ सिक्योर्ड एसेट, बिकॉज इट्स अ ओवर कोलैटरलाइज्ड एसेट, एंड बिकॉज इंडिया में मेजोरिटी लोगों के पास या तो खुद का घर है या खुद के पास उनका सोना है जो वो गिरवी रख के कोई लोन ले सके, तो आपका अपॉर्चुनिटी साइज भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। इंडिया में टोटल ऑफ द लेंडिंग 50% प्लस इज आइदर हाउसिंग और हाउसिंग बैक्ड। गोल्ड का भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी साइज है। तो ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे आपका क्रेडिट कॉस्ट बहुत लो है। गोल्ड का हमने देखा 0.2, 0.3 के ऊपर टिपिकली जाता नहीं है। सिमिलरली हाउसिंग का टिपिकली 0.5 टू 0.6 के रेंज में आपके क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल रहते हैं। प्लस ये टिपिकली ओवर कोलेटरलाइज्ड एसेट्स रहते हैं, राइट। तो अगर मैं एक गोल्ड लोन की बात करूं, तो अगर आप 100 रुपये का गोल्ड गिरवी रख रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपको टिपिकली 70 रुपये का लोन मिलता है, राइट। तो उस नंबर को हम एलटीवी करके बोलते हैं, लोन टू वैल्यू। तो हमारा 70% एलटीवी रहता है फॉर अ गोल्ड एसेट। सिमिलरली फॉर अ हाउसिंग बैक्ड एसेट, अगर आप अपना घर गिरवी रख के एक लोन ले रहे हैं, उस काइंड ऑफ लोन में आपका टिपिकली 45 टू 50% और एलटीवी मिल जाता है, राइट। तो मान लीजिए 100 रुपये का घर, मतलब मान लीजिए 1 लाख का घर है, तो उसके अगेंस्ट आपको 50,000 का लोन मिल जाएगा, राइट। तो बिकॉज ये ओवर कोलेटरलाइज्ड है, अगर ऐसा एनवायरनमेंट भी आए जहाँ पे एसेट के प्राइसेस बहुत गिर जाएं, अनलेस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फ्रॉड और वो हाउस है ही नहीं या कुछ है ही नहीं, जो काफ़ी कम केसेस में होता है, आपका एक्चुअल क्रेडिट लॉस इज रिलेटिवली लो, राइट। तो थ्रू साइकिल एक आपका अच्छा प्रोटेक्शन रहता है। और बिकॉज दीज आर रिलेटिवली इमोशनल एसेट्स, राइट। किसी का अगर गोल्ड है, वो गोल्ड उसके फैमिली के थ्रू पास ऑन होते आ रहा है, तो उस बंदे का उस गोल्ड से भी काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट रहता है। सिमिलरली प्राइमरली जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं, इन अ गुड केस दैट इज द प्राइमरी रेजिडेंस ऑफ द पर्सन, राइट। तो अनलेस वो बंदा बहुत ही बुरी हालत में है, टिपिकली वो अपना लोन पे करने की पूरी ट्राई करेगा, राइट। तो बोथ फ्रॉम ओवर कोलेटरलाइज्ड एसेट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन अपॉर्चुनिटी साइज पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस एन इमोशनल एसेट पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमारा आइडियल स्पेस रहता है टू ऑपरेट इन एनी सॉर्ट ऑफ एन एसेट, राइट, फ्रॉम अ लेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और हाउसिंग में हमको एक और एडवांटेज ये मिल जाता है, क्योंकि टिपिकली आपका कोई भी हाउसिंग रिलेशन 1-2 साल का नहीं रहता है, राइट। अगर कोई आपको हाउसिंग लोन दे रहा है, वो लोन आप टिपिकली 15 साल 20 साल में रीपे करोगे। इवन अगर आप किसी और इससे रिफाइनेंस करके करोगे, फिर भी आपका टिपिकल रिलेशन मान लीजिए 10 साल तो चल ही जाएगा, राइट। इससे फ्रॉम अ बैंकिंग परस्पेक्टिव ये एडवांटेज रहता है कि मैं आपको उस 10 सालों में बाकी प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करता हूँ, राइट, फ्रॉम एन एनबीएफसी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आप किसी एनबीएफसी से एक हाउसिंग लोन लेते हैं, क्योंकि आपका एक रिलेटिवली लॉन्ग रिलेशन है, उसमें आप वो आपको कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं, कोई और मान लीजिए आपको 2 व्हीलर लेना है, 4 व्हीलर लेना है, उसका प्रोडक्ट लेना है, उसका एक को ये पिच कर सकते हैं, और उसको एज एन एड ऑन लोन दे सकते हैं आपके कोर लोन पे, ताकि आपको फ्रॉम अ कोलैटरल पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़्यादा दिक्कत ना आए, राइट। प्लस आपको मान लीजिए कोई करंट अकाउंट खोलना है, सेविंग्स अकाउंट खोलना है, अगर आप एक बैंक के साथ पिछले 8-10 साल से काम करे जा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि आप उसी बैंक के साथ अपना करंट और सेविंग्स अकाउंट भी रखना चाहेंगे, राइट। तो because a housing loan is a relatively long life product, the opportunity to क्रॉस सेल करने की अपॉर्चुनिटीज, अपनी बाकी प्रोडक्ट्स बेचने की अपॉर्चुनिटीज भी रिलेटिवली बढ़ जाती है, राइट। तो ये चेंज हम अपने जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उसमें भी नोटिस कर रहे हैं, कि जो हमारे प्रेफर्ड काइंड ऑफ बैंक्स वाले कैटेगरी में है, वो एक ये क्लियर ट्रेंड दिखा रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स सिक्योर्ड एसेट्स। वो ट्राई कर रहे हैं कि अपना जितना पोर्टफोलियो हो सके फ्रॉम अ लार्जली एमएफआई बुक, जहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट बहुत वॉलेटाइल होते हैं और काफ़ी स्पाइक होते हैं, वहाँ से अपना टू अ रिलेटिवली सिक्योर्ड होम वाला बुक में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, होम या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी टाइप्स बुक में, जो फ्रॉम अ क्रेडिट इम्प्रूवमेंट स्टैंड पॉइंट काफ़ी मटीरियल हो सकता है, राइट। इसके अलावा ये दोनों बैंक्स ने जो हम बात कर रहे हैं,
उन्होंने अपने यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया है। तो एज एंड व्हेन वो मिलता है, अभी उसके विजिबिलिटी पे मतलब कितने टाइम में मिलेगा उस पे उतना क्लैरिटी है नहीं अभी, क्योंकि जैसे एयू है, एयू ने लगभग 10 महीने पहले किया था, राइट? उनका अभी तक भी आया नहीं है। जना इज द लेटेस्ट वन हु हैज डन इट, आई थिंक जून में किया था, तो उसका लगभग 1-1.5 महीना हो गया है। और उज्जीवन वाज आई थिंक फेब के आसपास, राइट? तो उसका भी 6 महीना के आसपास मान लीजिए हो गया है, राइट? तो हमारे पास उतना विजिबिलिटी है नहीं कि आरबीआई इसमें क्या चेंजेस लाएगा, क्या इनसे और डिमांड्स मांगेगा, किसका एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा। बट टिपिकली एक अच्छी साइन है कि अगर आप एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से एक यूनिवर्सल बैंक में ट्रांजिशन होते हैं, तो फ्रॉम अ ब्रॉडर डिपॉजिटर स्टैंड पॉइंट, डिपॉजिटर कॉन्फिडेंस स्टैंड पॉइंट, वहाँ पे भी एक इम्प्रूवमेंट आ जाता है, राइट? अगर मैं एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने पैसे डिपॉजिट कर रहा हूँ, बैक ऑफ माइंड हमेशा थोड़ा मेरे को डर रहता है कि ये कुछ वॉलेटाइल तो नहीं है, कुछ बिगड़ ना जाए, कुछ ये ना हो जाए। वेराज अगर मैं एक अच्छे बड़े बैंक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो थोड़ा मेरे को अच्छा पड़ जाता है, राइट? और जैसे जैसे आपका कैसा का मिक्स बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको आपका डिपॉजिट का कॉस्ट कम होते जाएगा, और आपका स्प्रेड्स बढ़ते जाएंगे, विच इज़ ऑलवेज गुड इन अ बैंकिंग सॉर्ट ऑफ बिजनेस, राइट? तो ये हमारा एक ब्रॉड अटेम्प्ट था आपको कुछ की ट्रेंड्स स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग में एक्सप्लेन करने के लिए कि ये एक काइंड ऑफ यूनिफॉर्म सॉर्ट ऑफ स्पेस नहीं है। कुछ कंपनीज है, कुछ पॉकेट्स है जहाँ पे पोटेंशियली बेटर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, और इसके ऊपर फिर आपके ऊपर है कि आप कौन से बिजनेसेस को और ज़्यादा डीपली स्टडी करके, और ज़्यादा डीपली एनालाइज करके अपने डिसीजंस लेना चाहें, राइट? एज आई सेड, आई रिपीट अगेन, ये पूरा एक प्योरली एजुकेशनल सेशन है। नन ऑफ दिस इज़ अ रिकमेंडेशन। मेरा खुद का इसमें इन्वेस्टमेंट्स रह सकता है, तो प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन, प्लीज़ टेक इट एज अ प्योरली एजुकेशनल सेशन, राइट? मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन में आपको काफ़ी सीखने मिला होगा, काफ़ी चीज़ें जो आपको पहले पता नहीं थी वो सीखने मिली होंगी। अगर आपको ऐसे ही और सेक्टर्स और सब सेक्टर्स के बारे में सीखना है, तो प्लीज़ हमारा चैनल को फॉलो कीजिए। और जो भी आपके दोस्त, जो भी आपके ग्रुप्स होंगे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी रिलेटेड डिस्कशंस हो रही हैं, अगर आपको लगता है कि उन लोगों को भी हमारी वीडियो से फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, और मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में।